नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। बिहार में सत्ता परिवर्तन, गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे और देश के कई हिस्सों में बाढ़ और चीन की बढ़ती गुस्ताखियों के बीच लोकसभा में आज मॉब लिंचिंग पर बहस हो रही थी। ठीक उसी दौर में लखनऊ की मीडिया से मुखातिब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तल्ख सवालों से रूबरू होना पड़ा। मसला बिहार में दल तोड़ने और गुजरात में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी से रिश्ता जोड़ने के आरोपों से मिला हुआ था। इस वक्त सवाल यह है, क्या मौका परस्ती करने वाले जनप्रतिनिधि इस तस्वीर में ज्यादा दोषी हैं या फिर सत्ता के लिए ऐसे लोगों का दामन थामने वाले राजनीतिक पार्टियों को दोष दिया जाए? आखिर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी सियासत में कौन सा कमल खिलाने जा रही है? क्या कमल खिलने की गारंटी सिर्फ कीचड़ में होती है? बात होगी तफसील के साथ चर्चा में। ब्रेकफास्ट लाइव का दौर जारी है। चर्चा के लिए मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख रखने के लिए पार्टी से मुकेश चेलावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक अवधेश शाकोदिया जी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी लगातार बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इस बीच अमित शाह ने लखनऊ में आज क्या कुछ कहा, उसके जवाब में जोधपुर से सचिन पायलट भी कुछ बोले, गुजरात पर बात रखी और इन सारी तस्वीरों के बीच कुछ और प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले बिहार में हमने कोई दल नहीं तोड़ा है अभी। हमने एक सेकंड, हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ज्वाइन हुए, वो चुनाव के वक्त ज्वाइन हुए और चुनाव के वक्त ज्वाइन होने के बाद उनको जनादेश के लिए हमने जनता के समक्ष उपस्थित किया है और जनता के जनादेश मिलने के बाद ही वो सदन में आए। हमने अखिलेश सरकार को हमारी सरकार का दुरुपयोग कर तोड़ा नहीं। चुनाव के वक्त जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते 5 साल की उनकी सरकार का आकलन कर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते, तो उनको अधिकार है कि चुनाव के पहले कोई नया दल तय करे और वो दल के अंदर ही वो दल के नाम से जनता के बीच में जाए। देखिए मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। कोई भी पार्टी के विधायक हो, ऐसे खराब स्थिति में लोगों को ऊपर वाले के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। एज अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव इनको सबके बीच रहना चाहिए। बिहार का उदाहरण आप लीजिए, वहाँ पर जनता का जो जनादेश था वो महागठबंधन था, लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और वहाँ पर मोदी जी की पार्टी को जनता ने हराया था। अगर नीतीश कुमार जी को लगता था कि परिस्थिति बदल गई है तो बेहतर ये होता कि वो विधानसभा को भंग करते, भाजपा से समझौता करते और फिर जनता के बीच जाकर चुनाव जीत कर आते। वहाँ पर मुझे लगता है उन्होंने एक गलती करी है। गुजरात में हमारे विधायकों को लगातार जो धमकाने का काम किया जा रहा है, खरीदने की बात की जा रही है, ये प्रजातंत्र की धीरे धीरे हत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा विरोध सैद्धांतिक है, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो कोशिश रही है, गोवा हो या मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, हर जगह सरकारों को अस्थिर कर सत्ता में आने की वो बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं, बीजेपी हर हाल में सत्ता को हासिल करना चाहती है। ये उनकी मानसिकता को देखो। गुजरात में क्योंकि विधानसभा के चुनाव कुछ महीने दूर रहे हैं, इसलिए वहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार दबाव बना रही है और विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम लोगों को लालच दिया जा रहा है, हम लोगों को धमकाया जा रहा है, उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है। इसलिए उनको सुरक्षित जगह पर रखने के लिए वो अपनी अच्छा से बेंगलोर में गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का राजनीति इस देश के लिए एक अच्छा उदाहरण। बेहतर होता कि वघेला साहब जो आज बातें बोल रहे हैं कुछ समय पहले बोलते, लेकिन उनका व्यक्तिगत निर्णय है। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है और इस चुनाव में गुजरात में कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन राजस्थान में आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगले वर्ष जब चुनाव होंगे 14 महीने के बाद, तो जितनी बहुमत भाजपा को पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष विहीन राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जब देश का जो वातावरण हो रहा है उस वातावरण के अंदर जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं
वो अपना भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है इसको देखते हुए अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में अगर ज्वाइन करते हैं तो पार्टी तो सभी के लिए स्वागत करती है। तो बयानात हमारे सामने एक रिपोर्ट का भी रुख करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आज का सवाल, क्या दल बदलू नेता लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं? firstindianews.com पर हमें आपकी राय का इंतजार है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर आकर आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपकी क्या राय है। इन तमाम पहलुओं के बीच सबसे पहले मैं अर्चना जी आपके पास में आना चाहता हूं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। 6 महीने पहले राजस्थान में भी ऐसी सुगबुगाहट थी, ऐसी चर्चाएं थी कि कई कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अमित शाह मुलाकात के लिए न्योते दे रहे हैं, सचिन पायलट खारिज कर चुके हैं। लेकिन एक सवाल है, चुनाव का इंतजार है, ये तस्वीर राजस्थान में भी दोहराई जाएगी जो कल यूपी में थी, आज गुजरात में है। देखिए अश्विनी जी, यदि कोई अवसरवादी है और उसकी निष्ठा नहीं है पार्टी की तरफ, तो फिर इसे गुड रिडेंस ही मानेंगे हम कि अगर जाना चाहते हैं तो जाइए। क्योंकि अब जो समय होता है सबका एक सा नहीं होता। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी, उस समय भी लोग छोड़ करके पार्टी भागे थे। लेकिन कांग्रेस में कमोबेश वैसी स्थितियाँ नहीं है। अगर कोई निष्ठा से विपरीत जाकर के जाना चाहता है तो उसको रोकने का हम प्रयास भी नहीं करते। लेकिन हमें आपत्ति वहाँ होती है जहाँ प्रलोभन देते हैं, जहाँ आप दबाव बनाते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद उन्हें बाध्य करते हैं, वहाँ विपरीत स्थिति है। अब एक बात और महत्वपूर्ण है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, हमारी विचारधारा से सरोकार नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर आप युक्त भी तो हो रहे हैं। उन्हीं लोगों को आप शामिल करना चाहते हैं जो आपका विरोध कर रहे थे। तो ये अवसरवादिता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इस समय सोचते कि जैसा चिलावत जी कह रहे थे कि उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित लगता है। ना उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित है, ना आपके लिए स्थिति अनुकूल है, क्योंकि जो आपकी विचारधारा से कोई समानांतर सोच ही नहीं रखते, ऐसे लोगों को आप लेकर के एक अवसरवादी जो समीकरण उपलब्ध करवाना चाहते हैं, ना देश हित में ना लोकतंत्र के हित में। तो ऐसे समय में चूंकि मानवीय कमजोरियां भी होती हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से अमित शाह इनकार कर चुके हैं कि अगर कोई आएगा पार्टी की सिद्धांत रीति नीति को मानता है तो ठीक है, स्वागत है। तो फिर ऐसे बयान पहले भी आ इस चुके बात हैं। पर भी ये मुझे लगता है कि भारी पड़ रहा है, जिसमें कहते हैं हमारे 11 लाख करोड़ जो है सदस्य हैं, 11 करोड़ कितने बताया, लाख क्या करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भी बड़ा दावा ये शुरू कर दिया इन्होंने। फिर ऐसी क्या मजबूरी है आपको कि दूसरी पार्टी में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके बहुत लंबा समय बिता करके उसकी विचारधाराओं से ओतप्रोत लोगों को आप ले करके, यानी आपके पास एक डेफिसिट है उन लोगों का जो आपकी चुनावी वैतरणी को पार कर सकते हैं। जहां तक बिहार के चुनाव की बात है, देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने खुद ने आगे बढ़कर महागठबंधन की जो एक व्यू रचना बनाई और उसको एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद वो अगर करप्शन के चार्जेस पे जाते हैं, तो जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्हें मालूम नहीं था कि लालू प्रसाद यादव जी पर जो है चारा घोटाले का आरोप है। मैं चिलावत जी आपका रुख करना चाहता हूँ इस बीच में। सवाल यह है कि अगर भाजपा को भानुमति का कुनबा मान लिया जाए तो इसमें कांग्रेस युक्त भाजपा बनती हुई नजर आती है। इन तमाम दावों के बीच में कई नेता हैं, कहते हैं कि करीब 180 के आसपास लोकसभा के सांसद ऐसे हैं जो किसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोधी हुआ करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पुरानी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कि भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, वो स्वयं भी नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आज 2 से हम 282 तक पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से कई विचारधारा के लोगों ने अपनी विचारधाराओं को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी के नेता में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त की है, उनके सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की है, तभी जाके आज हम 282 पे पहुंचे। इसमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, कोई प्रलोभन देना, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार हो चुका है। और सिर्फ प्रलोभन नहीं, उन्होंने चाणक्य नीति का जिक्र किया, श्याम दाम दंड भेद, चारों नीतियां अपनाई जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अश्विनी जी। जो भी जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, चाहे आप बिहार के विधायकों को ले लो या गुजरात के विधायकों को ले लो, 2-2.5 लाख वोटों के ऊपर चुनाव जीत के आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑटो वाला उनको जबरदस्ती अपने ऑटो में बिठा के या कोई जीप वाला अपनी जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बिठा के उनको ले जाके, ऐसा नहीं है। जब तक अर्चना जी, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को बड़ी शालीनता से सुना है। जहां तक मैं समझता हूँ, जब तक वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक कोई वो गैर राजनीतिक दल का व्यक्ति उनको अपने साथ जोड़ नहीं सकता है जी। तो निश्चित रूप से
और जहां मैंने अभी पहले भी बताया है अर्चना जी को आपत्ति है, लेकिन मैंने मेरी बात सुनिए आपके, मैं पहले भी मैंने एक बात बताया है कि आज गुजरात के अंदर स्थिति हो गई कि 20-20 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। वहां का जनप्रतिनिधि या वहां का जो भी आम जनता है वो इस बात को जानती है कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाने जा रही है। तो जिन लोगों तो को फिर आपको अपने कुनबे के विस्तार की क्या जरूरत नहीं, पड़ी? हम अपना कुनबे का विस्तार नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी को तोड़ के जो प्रलोभन देके, हमारा ये सोचना है कि अगर कोई अपनी निष्ठाएं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपना नेता मानते हैं और उनकी नीतियों में अगर आस्था व्यक्त करते हैं, सिद्धांतों का अगर आप स्वीकार करते हैं, और दूसरी बात जिनको ये लगता है कि मेरा अब राजनीतिक भविष्य कहाँ सुरक्षित है, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी को, चलिए आप दोनों पार्टियों का रुख आ गया, तो बड़े नेताओं का भी रुख हम सुन चुके हैं। चिलावत जी, दोबारा हमने आपको सुना। एक रिपोर्ट का रुख करना चाहते हैं देश की मौजूदा सियासत के हालात पर, ओम सिनी साहब और अवधेश जी का रुख उसके बाद। राजनीति और चुनाव के मौसम में नेताओं का पुरानी पार्टी को छोड़कर नए दल का दामन थामना कोई नई बात नहीं है। प्रदेश की मौजूदा तस्वीर को देखने के बाद 2019 के लिए राजस्थान का चुनाव कई मायनों में अलग हो सकता है। याद कीजिए करीब 4 महीने पहले की वो खबरें, जब राजस्थान कांग्रेस के आधा दर्जन दिग्गज नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की खबरें बाजार की सुर्खियां बनी थी। हालांकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया था, पर पार्टी के अंदर का द्वंद्व देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। पर यहाँ एक सवाल है कि आखिर कैसे विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को बीजेपी के साथ चुंबक और लोहे का सा रिश्ता बन गया है। याद कीजिए दिसंबर 2016 का वो दौर, जब देश में सूरज को उदय करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार कैसे उठापटक के बाद बीजेपी के दामन को थामकर सरकार बनाई थी। वहीं गोवा और मणिपुर में बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद कांग्रेस आज विपक्ष के खेमे में बैठी हुई है। इसके बाद यूपी चुनाव में नेताओं के दल बदल का जो दौर था वो कितना खुलकर चला। वहीं बीते हफ्ते विपक्षी दलों में सपा के 2 और बसपा के एक नेता ने एमएलसी की कुर्सी छोड़ दी। अब गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो भी साफ है। 1998 से सत्ता पर काबिज बीजेपी पर आरोप है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों को पैसे देकर खरीदा जा रहा है। शंकर सिंह वाघेला ने वहां इस्तीफा दिया था। इसके बाद कांग्रेस के 6 और विधायकों का इस्तीफा पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गया। बीजेपी पर 22 विधायकों को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाकर कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु के नजदीक बाड़ाबंदी में रखा गया है। इन हालात में यूपी दौरे पर अमित शाह से जब पार्टी विद डिफरेंस का मतलब पूछा गया तो वे बिफर गए। जाहिर है जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते थे तो इन्हें चुनावी जुमला मानकर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, पर आज के मायनों में इन बातों का मतलब साफ दिखता है। ऐसे में क्या बीजेपी का मिशन 2019 सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खात्मे के साथ ही पूरा होगा? नरेंद्र मोदी की पीएम पद पर वापसी के लिए क्या विपक्ष का खत्म हो जाना ही एकमात्र विकल्प है? और क्या ऐसे हालात को बढ़ावा देकर कहीं बीजेपी की रीति नीति लोकतंत्र के लिए खतरा तो नहीं बन रही है? तो तमाम सवाल, तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। ओम सैनी साहब, आपका रुख करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। देखिए आज माजरा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है और समझ लेना, और मेरा ख्याल है कि इस चैनल पे तो बोलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पैदा हुई हैं सब कांग्रेस की कोख से पैदा हुई हैं। चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो साम्यवादी पार्टी हो। आज़ादी के आंदोलन में सब एक साथ थे और उसके बाद में जैसे ही आंदोलन समाप्त होता है, हिंदुस्तान आज़ाद होता है, तो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी कर ली। ऐसी स्थिति में ये दावा तो बड़ा निरर्थक लगता है कि साहब हम बिल्कुल ये हम लोग अलग से कहीं पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। नंबर 2, कांग्रेस ने कुछ ऐसी लेगेसीज डाली हैं जिनको वो खुद भुगत रही है। सबसे पहले तो जब अब आपातकाल लगा तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जनसंघ के लोगों को अपने में समाहित करने की और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिनको कि प्रतिपक्ष में माना जा रहा था उनको जैसे हासिल किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। दूसरी बात,
नरसिम्हा राव ने जिस तरीके से अपने बहुमत को बनाने के लिए खरीद फरोख्त का सिलसिला स्टार्ट किया और जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, आज वही रास्ता भारतीय जनता पार्टी अडॉप्ट कर रही है अपने लोगों को, और वो कहना चाहते हैं कि सब वो लोग तो अपने साथ में हैं। और तीसरी बात, जो बघेला का उदाहरण दिया, जो बिहार का उदाहरण दिया, बघेला जो बुनियादी रूप से आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तो जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कहे जाते रहे हैं, तो विचारधाराओं का मखौल बढ़ाने का जो सिलसिला, उड़ाने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था कांग्रेस शासन में, वही सिलसिला लगातार चल रहा है। और ये एक बड़ा और नीतीश का जो स्वरूप लगा, ये तो लगता है कि भारतीय राजनीति से नैतिकता जैसे नष्ट हो रही है। कमिटमेंट, जो अपनी प्रतिबद्धता, जो वचन आप जनता को दे करके आते हैं, उससे आप कैसे मुकरते हैं शासन में आने के बाद में, और कैसी कैसी सफाइयां देते हैं। और जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चारा घोटाला, ये सब स्थापित था, लेकिन जिस तरीके से मत समीकरणों के माध्यम से लालू और जेडीयू का शासन आज नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई भी दी और कहा कि लालू यादव की खामोशियों के बदले उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर रुक करूंगा आपका, उससे पहले अपोदिया साहब आपसे भी जानना चाहते हैं, पार्टी विद डिफरेंस इस सूरत हाल में क्या समझा जाए? अश्विनी जी, देखिए, वर्तमान में ही नहीं, जब से राजनीति रही है, जब से राजनीति शुरू हुई है, तब से उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने में जो क्रियाकलाप आप बता रहे हैं, जिनको गलत कहा जा रहा है, जिनको अनैतिक कहा जा रहा है, वो तो हमारी नीति का हिस्सा रहे हैं इतने समय से। जो भारतीय दर्शन है पूरा, उसमें नीति का उल्लेख है हमारे यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है साम दाम दंड भेद। तो सत्ता हासिल करने के लिए ये चीज़ें करना तो जायज़ है। और कांग्रेस यदि शिकायत करती है तो ये सब तो शुरुआती कांग्रेस से की हुई है। तो आपने बीज बो दिए, वो पेड़ खड़ा हो गया, उस पर यदि आज फल लग रहे हैं और उनको बीजेपी खा रही है, तो इसमें गलत क्या है? ये सब आप करते रहें, लंबे समय तक करते रहें। ये हो सकता है कि इसमें कुछ नई चीजें भी जुड़ गई हों, उस लेवल पर कांग्रेस वो ने नई नहीं किया चीजें भी हो। जानना चाहेंगे हम आपसे। एक चीज और जोड़ लें इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि भारतीय दर्शन में चाहे श्यामदान दंड भेद से किसी तरीके से सत्ता हासिल करना रहा हो, लेकिन महात्मा गांधी, जिनको कांग्रेस ने अपना अब दोनों पार्टियां, माफ कीजिएगा, दोनों पार्टियां अपना आइडियल मानती है। उन्होंने जो कहा, बीजेपी दफ्तर में भी नजर आते हैं महात्मा गांधी। क्या लक्ष्य और क्या वो साधन क्या है, वो जिस तरीके से सत्ता हासिल करने के जरिए हम अपनाते हैं, हाँ, साध्य और साधन, हाँ, वो अपने आप में तय करते हैं कि आप कौन से उसके मानने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां ये कह करके महात्मा गांधी को नमस्कार करके उसके बाद में जाती है, तो क्या होगा? दोनों पार्टियां डिफरेंस की बात तो करती है, लेकिन अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों की आइडियल बन चुके हैं। लेकिन सवाल है नेतृत्व का, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। आस्था कहाँ होनी चाहिए और कहाँ आस्था को लेकर कमजोरियां हैं? ब्रेक के बाद इस पहलू पर लौटना चाहेंगे। आखिर क्यों बीजेपी आज कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बुलंदियों के साथ देखती है? बिहार की जो राजनीति हुई है, उसी तरह की आगामी राजनीति चुनाव गुजरात में और यूपी में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये राजनीति है कि विपक्ष किसी तरह से कमजोर हो जाए, उनकी किसी भी तरह के ऐसा माहौल बना रखा है कि आगामी आने वाले चुनाव 2019 तक विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो रहा है।